फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल अमर बेल जिसकी राइटर हैं उमैरा अहमद, उसकी ये 32वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अगले दिन सुबह वो कुछ देर से नाश्ते के लिए आई थी। जुनैद ने सुबह 2-3 बार फ़ोन किया था। नानू ने उसे देखते ही इतला दी। वो कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए बगैर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर जा बैठी। मुरीद बाबा उसे देखकर नाश्ता लगाने लगे। तुम्हें याद है ना, आज रात समीना आ रही है? नानू ने एक बार फिर उसे मुखातिब किया। जी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तुम मेरे साथ एयरपोर्ट उसे रिसीव करने चलोगी? नानू ने उससे कहा। वो लाउंज के एक सोफे पर बैठी हुई थी, जबकि अलीज़ा उनसे कदरे फासले पर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, इसलिए नानू को कदरे बुलंद आवाज़ में बात करनी पड़ रही थी। चली जाऊंगी, अलीज़ा ने फिर उसी अंदाज में जवाब दिया। अलीज़ा ने नाश्ता शुरू कर दिया। नानू कुछ देर दूर बैठी हुई उसे देखती रही, फिर उठकर उसके करीब चली आई। एक कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ था रात को तुम्हारे और जुनैद के दरमियान? स्लाइस खाते हुए एक लम्हे के लिए अलीज़ा का रुका हाथ, मगर फिर उसने सुनी अनसुनी करते हुए स्लाइस खाना जारी रखा। तुम लोगों का झगड़ा हुआ था? नानू कुछ देर उसके जवाब का इंतज़ार करती रही, फिर पूछा। अलीज़ा ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। वो उसी तरह सर झुकाए स्लाइस खाती रही। झगड़ा तुम करती हो और तुम्हारी वजह से परेशानी मुझे उठानी पड़ती है, इस बार नानू ने बेसब्री से कहा। अब किस बात पर झगड़ा हुआ था? लीज़ा ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। लीज़ा, अब ये बचपना छोड़ दो। 20 दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी में और तुम अब भी बच्चों की तरह उससे लड़ने में मसरूफ़ हो। वो क्या सोचता होगा तुम्हारे बारे में और हमारी फैमिली के बारे में? नानू ने उसे झिड़कते हुए कहा। स्लाइस पर उसकी गिरफ्त कुछ सख्त हुई थी, मगर उसने सर फिर भी नहीं उठाया। वो बदस्तूर स्लाइस खाती रही। तुम मेरी बात सुन रही हो? इस बार नानू की खफगी में कुछ इजाफा हुआ। मैं तुमसे मुखातिब हूँ। मैं सब सुन रही हूँ नानू, उसने बलाखिर सर उठाकर कहा। नानू के उसके चेहरे के तासुरात बहुत अजीब से लगे। तुम्हारी तबीयत ठीक है? उन्होंने तशवीश से पूछा। जी। वो एक बार फिर स्लाइस खाने लगी। जुनैद का फ़ोन रिसीव कर लेना, बल्कि बेहतर है कि तुम खुद उसको कॉल कर लो। उसने कहा तो नहीं, मगर तुम कॉल करोगी तो उसे अच्छा लगेगा। उन्हें अचानक फिर जुनैद का ख्याल आया। जी, उसने चाय का कप उठाते हुए कहा। शैला कब आ रही है? आज कुछ कपड़े लेने के लिए मार्केट जाना था तुम लोगों को, नानू ने कुछ मुतमईन होकर उठते हुए कहा। वो आज नहीं आ रही। क्यों? वो कुछ मसरूफ़ है इसलिए। तुम अकेली चली जाती? नहीं, मैं अकेले नहीं जाना चाहती। चलो ठीक है, आज समीना आ जाएगी तो कल वो भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। नानू का अचानक ख्याल आया। लीज़ा ने इस बार कुछ नहीं कहा। उसने चाय का कप उठाया ही था जब फ़ोन की घंटी बजने लगी। जुनैद का फ़ोन होगा, तुम उठा लो, नानू ने लाउंज से निकलते हुए कहा। चाय का कप वहीं रखकर वो फ़ोन की तरफ बढ़ाई। दूसरी तरफ जुनैद ही था। रस्मी सलाम दुआ के बाद जुनैद ने उससे कहा, मैं सुबह से 3 बार फ़ोन कर चुका हूँ। हाँ, नानू ने मुझे बताया था, लीज़ा ने सरसरी से अंदाज में कहा। वो कुछ देर तक खामोश रहा। तुम्हारा मूड अब कैसा है? ठीक है। नाराज़ी ख़त्म हो गई है? हाँ, मुझे तवक्को थी कि तुम्हारा गुस्सा जल्द ख़त्म हो जाएगा और तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाओगी। जुनैद ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लेते हुए कहा। वो खामोश रही। मैं तो सारी रात बहुत टेंस रहा हूँ तुम्हारी नाराज़गी की वजह से। वो फिर खामोश रही। तुम कुछ बात नहीं कर रही? जुनैद को अचानक महसूस हुआ। क्या बात करूं? कुछ भी। क्या मेरा बताना ज़रूरी है? मेरे जहन में कोई भी बात नहीं है फ़िलहाल, उसने कहा। अच्छा, मैं तुम्हें रात को फ़ोन करूंगा, जुनैद ने कहा। इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ। नहीं, रात को फ़ोन ना करना, मम्मी आ रही हैं, हम लोग मसरूफ़ होंगे, लीज़ा ने कहा। अरे हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। रात को तुम खासी मसरूफ़ रहोगी। कितने बजे की फ़्लाइट से आ रही हैं? 9 बजे की फ़्लाइट से। ठीक है, फिर कल बात होगी तुमसे। जुनैद ने खुदा हाफिज़ कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। वो एकदम बहुत पुरसुकून हो गया था, वरना पिछली रात से वो मुसलसल लीज़ा के रवैये के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। ऑफिस में काम करते रहने के बाद शाम को वो घर चला गया और रात को जल्दी सो गया। मेजर लतीफ़ बात करना चाहते हैं आपसे। ऑपरेटर के जुमले पर उमर के माथे पर कुछ बल आ गए। इस हफ्ते के दौरान मेजर लतीफ़ की तरफ से मिलने वाली ये 6ठी कॉल थी। बात कराइए, उसने होंठ भींचते हुए कहा। यह आदमी वाकई उसका नाक में दम कर रहा था। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो सीधा काम की बात पर आ गया। एक पुलिस स्टेशन का हदूद-व-दारबा बताते हुए उसने उमर से कहा, इस पुलिस स्टेशन के बारे में एक शहरी की तरफ से शिकायत आई है हमारे पास। जी फरमाइए, क्या शिकायत आई है आपके पास? इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने उस शख्स के बेटे को चोरी के झूठे इल्ज़ाम में पिछले 6 माह से बंद किया हुआ है, मेजर लतीफ़ ने तेज़ लहजे में कहा। उमर बड़े तहम्मुल से उसकी बात सुनने लगा। उस शख्स ने यह भी शिकायत की कि पुलिस ने FIR दर्ज किए बगैर उस आदमी को गिरफ्तार किया है। आप उस शख्स का नाम बता दें जिसकी बात कर रहे हैं,
उमर ने सामने टेबल पर पड़ा पेन उठाते हुए नोट पैड अपनी तरफ खिसकाया। मेजर लतीफ़ ने दूसरी तरफ से उस शख्स के कवायफ नोट करवाए। उमर ने अपने सामने पड़े नोट पैड पर उस आदमी के कवायफ तेज़ रफ्तारी से लिखे। मैं चेक करता हूँ कि इस शख्स की शिकायत ठीक है या नहीं। उमर ने उस आदमी के कवायफ नोट करने के बाद कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ। इस शख्स की शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी तरफ से मेजर लतीफ़ ने कहा। उमर के होंठ भींच गए। इस शख्स के बेटे को वाकई FIR दर्ज किए बगैर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। मेजर लतीफ़ दूसरी तरफ से कह रहा था, वो पिछले 6 माह से वो इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की तहवील में था। आपने जहाँ ये चेक करने की जहमत की वहाँ उसे छुड़वाने की जहमत भी कर लेते। उमर ने कुछ तंज़िया अंदाज में उससे कहा, जी ये जहमत भी कर चुका हूँ, छुड़ा चुका हूँ अब से कुछ घंटे पहले। मेजर लतीफ़ ने भी दूसरी तरफ से उसी तंज़िया अंदाज में कहा, तो फिर जब आपने दोनों काम खुद ही कर लिए तो मुझसे राब्ते की जहमत किस लिए की आपने? उमर ने उसी अंदाज में बात जारी रखते हुए कहा, यकीनन आपका बहुत कीमती वक्त ज़ाया हुआ होगा मेरी इस कॉल से, मगर मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इत्ला दे दूं कि आपके अंडर पुलिस स्टेशंस में क्या हो रहा है। फिर इन बेज़ाब्तगियों की इत्ला अगर इसी तरह ऊपर गई तो आपको और आपके मतहतों को खासी तकलीफ़ होगी। मेजर लतीफ़ ने भी अपना तंज़िया अंदाज बरकरार रखा। बड़ी मेहरबानी आपकी इस इत्ला के लिए, उमर ने मुख्तसरन कहा। अपने मतहतों का तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे आपकी इन रिपोर्ट से कोई तकलीफ़ या जहमत नहीं होगी। आप इन रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रखें। उमर ने संजीदगी से कहा, इस हफ्ते मेरे पास आने वाली ये 18वीं शिकायत है और हर बार मुझे इस पर खुद ही एक्शन लेना पड़ा है। मेजर लतीफ़ ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा, मेजर साहब आपने अपना काम काफ़ी बढ़ा नहीं लिया। असूली तौर पर आपको ये तमाम शिकायत मुझ तक रेफ़र कर देनी चाहिए थी, मैं खुद इससे निपट लेता, आपको खामखा इस तरह की जहमत ना करना पड़ती। उमर ने मेजर लतीफ़ से कहा, जहमत वाली तो कोई बात नहीं, आप और आपके मतहत इतने एफिशिएंट होते तो हमें यहाँ आना ही क्यों पड़ता। आपको तो मैं इस सब से सिर्फ इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप अपने मतहतों पर चेक रखें और कभी कभार तकल्फ़न अपने दफ्तर के अलावा कहीं इधर उधर भी चक्कर लगा लिया करें। इस बार मेजर लतीफ़ का लहजा पहले से ज़्यादा तंज़िया था। हमारी जहमत का आपको इतना ख्याल हो तो आप अपने मतहतों को खुद नकील डाल कर रखें। मेजर साहब आप अगर मुंह उठाकर मेरी हदूद के आखिरी पुलिस स्टेशंस का तवाफ़ करते फिरेंगे तो फिर कोई अलादीन का जिन नहीं होगा जो आपकी जहमत में कमी कर सकेगा। उमर के लहजे में भी इस बार पहले से ज़्यादा तुंदी तेज़ी थी। हर शिकायत आप देहातियों की लेकर आ रहे हैं। शहर के अंदर के पुलिस स्टेशंस की बात करें, वहाँ की वर्किंग भी देखें। क्यों शहर से बाहर के पुलिस स्टेशंस आपके अंडर नहीं आते, या फिर देहातियों को आपने पाकिस्तान के शहरियों की फहरिस्त से निकाल दिया है? मेजर लतीफ़ ने बड़े कटीले अंदाज में कहा, मैंने आपको फ़ोन आपके तर्न सुनने के लिए नहीं किया, आपको ये बताने के लिए किया कि आपके अमले के बारे में हमारे पास बेतहाशा शिकायत आ रही हैं। आप उनका सद्भाव करने के लिए कुछ करें, वरना। उमर ने उसे अपनी बात मुकम्मल करने नहीं दी। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपका शुक्रिया। उमर ने फ़ोन बंद कर दिया। मेजर लतीफ़ उसको वाकई नाको चने चबा रहा था। उसने आते ही शहर के नवाही इलाकों में कायम पुलिस स्टेशंस को देखना शुरू कर दिया था, जबकि उमर का ख्याल था कि वह शहर के अंदर के पुलिस स्टेशंस को देखेगा और नवाही इलाकों को सिरे से नज़रअंदाज कर देगा। यही वजह थी कि उसकी हदायत पर शहर के अंदर के तमाम स्टेशंस पर ख़ास चेक रखा गया था। उसके मतहतों ने न सिर्फ अपना रिकॉर्ड अपग्रेड किया था, बल्कि बाकी तमाम मामलात में भी उनका रवैया बहुत मोहतात हो गया था। FIR दर्ज करने के सिलसिले में भी उनकी कार्यकर्दगी बहुत बेहतर हो गई थी। मेजर लतीफ़ को अंदाज़ा था कि उमर कहाँ से काम शुरू करेगा। उसने उसकी तवक्कुआत के बरक्स सबसे पहले उन पुलिस स्टेशंस को देखना शुरू किया था जो नवाही इलाके में थे, और उसके हसब बेतवक्को वहाँ बेशुमार बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ थीं। चंद हफ्तों में ही उसके पास शिकायत की भरमार हो गई थी और मेजर लतीफ़ उन शिकायत पर धड़ाधड़ अपनी रिपोर्ट्स बनाकर भिजवा रहा था। उमर जहांगीर उन हफ्तों के दौरान 3 बार हेडक्वार्टर जा चुका था, जहां इन रिपोर्ट्स पर उसकी और उसके मतहत अमले की कारकर्दगी ज़ेरे बहस आई थी। तीसरी बार वो हेडक्वार्टर जाते हुए खासा मुश्तइल था और उसका ये इश्तियाल इस वक्त भी कम नहीं हुआ था जब वो IG के सामने पेश हुआ था। जब तक ये आदमी मेरे सर पर बैठा रहेगा, मुझे इसी तरह बार बार यहाँ आना पड़ेगा। ये आदमी मेरे ख़िलाफ़ ज़ाती मखासमत रखता है, उसने IG से कहा था। मैं कुछ भी कर लूँ, ये फिर भी इसी तरह की शिकायतों का ढेर यहाँ पहुँचाता रहेगा। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। जस्ट कूल डाउन उमर, मैं तुम्हारा मसला समझता हूँ और तुम्हारी पोजीशन भी, मगर मैं इस सिलसिले में मजबूर हूँ। काम तुम्हें मेजर लतीफ़ के साथ ही करना है और अपनी कारकर्दगी भी बेहतर बनानी है।
उन्होंने बड़े नरम लहजे में उसे समझाते हुए कहा। वो उमर जहांगीर के फैमिली बैकग्राउंड से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और वो मुल्क की उस ताकतवर तरीन फैमिली के पस मंज़र को भी जानते थे और वो उमर जहांगीर को एक मामूली जूनियर ऑफिसर के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते थे। सर, आई एम ऑलरेडी डूइंग माई ऑप्टिमम बेस्ट, उमर जहांगीर ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। अगर एक आदमी ये तय किए बैठा है कि उसने मेरे खिलाफ कोई पॉजिटिव रिपोर्ट भिजवानी ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उमर ने कहा। मैंने आपके तमाम एतराज़ात नोट किए, मैं उन्हें फॉरवर्ड भी कर दूंगा, मगर मैं बता दूं, वो मेजर लतीफ़ को नहीं बदलेंगे। ना ही वो ये बात मानने को तैयार होंगे कि वो अपना काम ठीक ही नहीं कर रहा या जानबूझकर तुम्हें तंग कर रहा है। तुम जानते हो वो कोर कमांडर का बेटा है। आईजी ने बहुत साफ और वाज़े लफ्ज़ों में उससे कहा। कोर कमांडर का बेटा है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, उमर ने एहतजाज करते हुए कहा। फ़िलहाल उसका यही मतलब है, आईजी ने हाथ उठाते हुए कहा। मैं उससे ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर सकता, मैं जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, उमर ने कहा। तुम अपने और मेरे लिए मसले खड़े करने की कोशिश ना करो। मेरी पहले ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस किस का दफ़ा करूं। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब मुझे तुम लोगों में से किसी ना किसी को यहाँ बुलाकर तनबीह ना करना पड़ रही हो, और बाज़ दफ़ा तो तुम लोगों की वजह से मुझे खुद बड़ी शर्मिंदगी हुई है। आईजी शायद उस दिन खासे परेशान थे, इसलिए वो उमर जहांगीर के सामने अपने दुखड़े रोने लगे। उमर होंठ भींचे उनकी बातें सुनता रहा। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? काफ़ी देर बाद आईजी दोबारा उसके मसले पर आ गए। ट्रांसफ़र करवा दूँ तुम्हारी? आप उसकी ट्रांसफ़र करवा दें। मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर मेरी ट्रांसफ़र क्यों? वो तो पहले ही चाहता है, ये तो हथियार डालकर भाग जाने वाली बात हुई। उमर के इश्तियाल में कुछ और इजाफा हुआ। मगर तुम्हारी जान तो छूट जाएगी इससे। आईजी ने तस्वीर का रोशन पहलू उसे दिखाने की कोशिश की। वैसे भी यहाँ तुम्हारी पोस्टिंग का दौरानिया तो कुछ और माह के बाद पूरा हो ही जाएगा, तभी तो तुम्हें कहीं और जाना ही है। तब की और बात है, वो तो एक मामूल का हिस्सा है, मगर अब इस तरह तो कहीं नहीं जाना, उमर ने साफ इनकार करते हुए कहा। आप मेरी ट्रांसफ़र करना कहाँ चाहते हैं? बड़े शहरों में तो कहीं भी जगह नहीं है और मुझे किसी छोटे शहर में नहीं जाना, उमर ने कहा। फेडरल गवर्नमेंट में भिजवा दूँ? आईजी ने फ़ौरन कहा। सर, मुझे किसी दूसरे सूबे में नहीं जाना, मुझे पंजाब में ही काम करना है। फेडरल गवर्नमेंट ने मुझे किसी छोटे सूबे में भिजवा दिया तो मेरी सारी सर्विस ख़राब हो जाएगी। मुझे यही रहने दें, जब चंद माह बाद मेरी ट्रांसफ़र होगी तब देखा जाएगा, मगर फ़िलहाल मैं अपना इलाका छोड़ना नहीं चाहता, उमर ने आईजी से कहा। बस जब चंद माह की बात रह गई है तो कुछ और मोहतात हो जाओ और उससे कॉपरेट करो, ताकि कम अज़ कम वो ऊपर रिपोर्ट्स भिजवानी तो बंद करे और उसके कहने पर छोटे मोटे मातहतों को मुअत्तिल करते रहो। कम अज़ कम ये तो ज़ाहिर हो कि तुम एक्शन ले रहे हो। आईजी ने उसको अपने कीमती मशवरों से नवाजते हुए कहा। सर, मैं पहले ही 10 मातहतों को मुअत्तिल कर चुका हूँ। अगर मेजर लतीफ़ के मशवरों पर काम करूँगा तो फिर अगले माह तक मेरे साथ काम करने वाले तमाम लोग मुअत्तिल हो चुके होंगे। इस पर फिर आपको शिकायत होगी। उमर के पास हर बात का गढ़ाया जवाब मौजूद था। आईजी ने एक तवील गहरा सांस लिया। ठीक है, तुम जाओ, और मैं एक बार फिर तुमसे कह रहा हूँ कि मोहतात रहो। इस बार उमर जहांगीर ने उनकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो उन्हें खुदा हाफिज़ कहते हुए वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि आईजी अब इस सारी बहस से तंग आ चुके थे। उमर को उनकी परेशानी का भी अंदाज़ा था, वो भी बुरी तरह फंसे हुए थे। अगर एक तरफ आर्मी थी तो दूसरी तरफ उमर जहांगीर का ख़ानदान। वो दोनों में से किसी के साथ भी बिगाड़ नहीं चाहते थे और ना ही बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उमर जहांगीर का ख़ानदान मामूली सी बात पर भी हंगामा और तूफ़ान उठा देने में कमाल महारत रखता था। उमर जहांगीर भी अच्छी तरह जानता था कि ट्रांसफ़र से वो वाकई मेजर लतीफ़ से छुटकारा पा लेता, मगर ख़ुद उसके अपने सर्विस रिकॉर्ड के लिए ये बेहतर नहीं होता। इसके बावजूद उस दिन आईजी के ऑफिस से आने के बाद उसने बड़े ठंडे दिमाग से उस सारे मामले पर गौर व गौज़ किया था और कि वो अपनी जॉब में अपनी दिलचस्पी खो रहा था। उसके हाथ अब बन चुके थे। अगली सुबह जुनैद हस्बे मामूल 9 बजे के करीब नाश्ते के लिए आया था। बाबा नज़र नहीं आ रहे? उसने कुर्सी पर बैठते ही अपनी अम्मी से पूछा। वो आज कुछ देर से ऑफिस जाएंगे, इसलिए अभी नहीं उठे, उसकी अम्मी ने बताया। वो अब उसे नाश्ता सर्व कर रही थी। लीज़ा की अम्मी आ गई हैं? उन्होंने जुनैद को चाय सर्व करते हुए पूछा। पता नहीं, रात 9 बजे फ़्लाइट थी मेरी, उसके बाद उससे बात नहीं हुई। आ गई होगी, जुनैद ने अखबार खोलते हुए कहा। मैं आज उसकी तरफ जाने का सोच रही हूँ, उसकी अम्मी ने कहा। हाँ, ज़रूर जाइए, जुनैद ने खुश दिली से कहा, मगर पहले मैं फ़ोन पर उनसे बात कर लूँ ताकि उनकी कोई और मसरूफ़ियत ना हो आज के दिन के लिए, उसकी अम्मी ने तफसील बताते हुए कहा। जुनैद उनकी बात पर सर हिलाते हुए अखबार देखता रहा। फ्रंट पेज पर सुर्खियाँ पढ़ने के बाद उसने अखबार का पिछला सफ़ा देखा और उस पर एक सरसरी सी नज़र दौड़ाई।
सोफे के नीचे एक नोट्स पर नज़र डालते उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप छूटते छूटते बचा था। क्या हुआ जुनैद? उसकी अम्मी ने कुछ चौंक कर उसे देखा। जुनैद का रंग फक था। वो अखबार के निचले हिस्से में मौजूद एक खबर पर नज़रें जमाए हुए था। उमर ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से ऑपरेटर उसे किसी कर्नल हमीद के ऑनलाइन होने की इत्तला दे रहा था। उमर के माथे पर चंद बल नमूदार हुए। ये नाम उसके लिए आशना नहीं था। बात करवाओ, उसने ऑपरेटर को लाइन में लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से किसी सलाम दुआ के बगैर अक्खड़ लहजे में कह रहा था, एसपी उमर जहांगीर बात कर रहे। उमर के माथे के बिलों में कुछ और इजाफा हो गया। बोल रहा हूँ, मेरा नाम कर्नल हमीद है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम किस तरह इस शहर को चला रहे हो? अपना तारुफ करवाने के बाद अब कर्नल हमीद के लहजे में बहुत तंदुरुस्त तेज़ी आ गई। पुलिस के भेस में तुम गुंडों का गैंग चला रहे हो जो किसी को भी उठाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं। उमर का चेहरा सुर्ख हो गया। इतनी लंबी बात करने के बजाय तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। उमर ने उसकी बात काट कर कहा। तुम अदब अदाब को बलाए ताक रखते हुए उसे तुम कहकर मुखातिब किया। मेरे पास इस तरह की बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है। हालांकि तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होना चाहिए। काम तो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुर्गे कर ही देते हैं। कर्नल हमीद को उसके अक्खड़ लहजे ने कुछ और मुश्तइल किया। शायद उसे तवक्को थी कि उमर उसके सामने कुछ मदाफ़ाना या माजरत ख्वाना अंदाज इख्तियार करेगा। मैंने तुमसे कहा है कि तुम लंबी तकरीरों के बजाय सिर्फ काम की बात करो, वरना मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। तुम्हारे आदमियों ने मेरे बेटे को पकड़ लिया है। मैं 10 मिनट में अपने बेटे को अपने घर में देखना चाहता हूँ। क्यों पकड़ा है? उमर ने सर्द लहजे में कहा। तुम लोगों ने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो गाड़ी चला रहा था और उसने एक आदमी को ज़ख्मी किया है। हालांकि ना तो वो गाड़ी चला रहा था, ना ही उसने किसी आदमी को ज़ख्मी किया है। मैं डायरेक्ट आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी के पास जा सकता था, मगर मैं तुम्हें एक मौका देते हुए फ़ोन कर रहा हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। कहाँ है वो? कर्नल हमीद ने उसे उस पुलिस स्टेशन का नाम बताया। नाम क्या है उसका? अरमगान। उम्र 15 साल। उमर वहाँ बैठे बैठे भी बता सकता था कि क्या हुआ होगा। इस कम उम्र बच्चे ने गाड़ी चलाते हुए किसी को ज़ख्मी किया होगा, और अब कर्नल हमीद इस बात से ही इनकारी था कि उसने ऐसा किया था। गाड़ी कौन चला रहा था? मेरा ड्राइवर। वो भी पुलिस स्टेशन में है? नहीं, उसे किसी ने नहीं पकड़ा, सिर्फ मेरे बेटे को पकड़ लिया। हालांकि वो ड्राइविंग सीट पर नहीं था। मैं चेक करता हूँ। मैंने तुम्हें चेक कराने के लिए फ़ोन नहीं किया। मैं उसे 10 मिनट के अंदर अपने घर पर देखना चाहता हूँ। मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं 10 मिनट के अंदर उसे तुम्हारे घर पहुंचा दूं। उमर के तंदो तेज़ लहजे में कहा। उसे पकड़ा गया तो यकीनन उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि उसने क्या किया है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो तुम्हारे घर आ जाएगा, लेकिन अगर उसने कुछ किया है तो फिर तुम्हारा बाप भी आकर उसे नहीं छुड़ा सकेगा। उमर ने उसे चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। मेरे बाप को उसे छुड़वाने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे बाप के ज़रिए उसे छुड़वा लूँगा। कर्नल हमीद ने इस बार तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, तुम मेरे बाप के ज़रिए उसे छुड़वा कर दिखाओ। उमर ने उसका जवाब सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया और फिर ऑपरेटर से उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ से बात करवाने के लिए कहा जहां कर्नल हमीद का बेटा बंद था। सर, बात करें। ऑपरेटर ने कुछ देर बाद फ़ोन पर उससे कहा। आज तुमने 12 बजे के करीब किसी कर्नल हमीद के बेटे अरमगान को पकड़ा है? उमर ने इंस्पेक्टर आतिफ से पूछा। वो उसे ज़ाती तौर पर जानता था और इस बात से वाकिफ़ था कि वो पुलिस स्टेशन वालों के बरक्स बहुत ईमानदार था। वो 1 साल से उस पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था और सिर्फ उसी का पुलिस स्टेशन वो वाहिद पुलिस स्टेशन था जिसके बारे में उमर को सबसे कम शिकायत मिलती थी। इसीलिए उसे कर्नल हमीद से बात करते हुए भी यकीन था कि अगर वो इंस्पेक्टर आतिफ के पुलिस स्टेशन पर है तो इसका वाकई ये मतलब था कि उसने कुछ गलत किया था। जी सर, पकड़ा है, आतिफ ने मुअद्दिब अंदाज में कहा। किस लिए? सर, वो गाड़ी चला रहा था जबकि उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। फिर उसने तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए एक दूसरी गाड़ी के से निकलने वाले आदमी को टक्कर मार दी। उसी आदमी के रिश्तेदारों ने गाड़ियों का ताक़ुब करके उसे पकड़ा। इत्तफाकन वहाँ पुलिस मोबाइल आ गई और उन्होंने उसे बचा लिया, वरना शायद वो लोग तो उसे वहीं मार देते। हमने शक पड़ने पर जब उसका चेकअप करवाया तो पता चला कि वो शराब पिए हुए था। उस ज़ख्मी की हालत खासी नाजुक है और उसके रिश्तेदार अभी भी यहाँ पुलिस स्टेशन पर बैठे हैं। वो बहुत मुश्तइल हैं क्योंकि ये लड़का उनसे कहता रहा है कि वो कर्नल का बेटा है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उन लोगों को शक है कि उसे छोड़ दिया जाएगा। आतिफ ने उसे तफसील बताई। मगर कर्नल हमीद तो मुझसे कह रहा था कि गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था जिसे तुम लोगों ने पकड़ा ही नहीं। उमर ने कहा। सर, गाड़ी में उस लड़के के अलावा और कोई नहीं था। मैंने आपको बताया कि उसे पकड़ा भी उन्हीं लोगों ने है। अगर उसका ड्राइवर साथ होता तो वो उसे किस तरह जाने देते? वो उसे भी उसी तरह पीटते जिस तरह उन्होंने उसे पीटा है। ज़्यादा चोटें तो नहीं आई उस लड़के को? नो सर, इतना ज़्यादा नहीं पीटा। तुमने FIR दर्ज कर ली है?
सर वो तो उसी वक्त कर ली थी क्योंकि वो लोग वहीं से पुलिस स्टेशन आए थे। कर्नल हमीद ने तुम्हें फ़ोन किया था? सर उन्होंने फ़ोन किया था, वो बड़े मुश्तिल थे और अपने बेटे को छोड़ने के लिए कह रहे थे, मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मेरे लिए ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मैंने उनसे कहा कि वो आपसे बात करें या फिर अपने वकील से। उसने मुझसे अभी फ़ोन पर बात की थी। मुझे हैरानी है कि वो खुद पुलिस स्टेशन अपने बेटे को छुड़वाने क्यों नहीं गया। सर वो लाहौर से बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि वो अभी चंद घंटों तक यहाँ आ जाएंगे और फिर पुलिस स्टेशन भी आएंगे। तुम उस लड़के को अपनी कस्टडी में रखो, मगर मारने पीटने की ज़रूरत नहीं। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी देना और खाना वगैरह भी खिलाना। उसकी गाड़ी आर्मी की थी? उमर को हदायत देते हुए अचानक ख्याल आया, नहीं सर, सरकारी गाड़ी नहीं थी, करोला थी। कौन सा मॉडल? सर XC 2000। अपनी थी? यस सर, उसकी अपनी है। उमर ने भवें अचकाए। वो कर्नल या तो किसी बहुत बासर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था या फिर किसी न किसी तरह खासा माल बना रहा था। फ़ोन बंद करके उसने PA को बुलवाया और उसे कर्नल हमीद के कवायद से आगाह करते हुए उसके बारे में मालूमात लेने के लिए कहा। सर कर्नल हमीद को हर कोई जानता है। PA ने कर्नल हमीद का नाम सुनते ही कहा। यह यहाँ उसकी पोस्टिंग का आखिरी साल है, वो रेंजर्स में है। बॉर्डर्स एरिया में स्मगलिंग का बहुत सा माल उसकी वजह से आसानी से आ जाता है। बहुत राशि आदमी है वो। ख़ानदान कैसा है उसका? सर ख़ानदान खासा असर रसूख वाला है, मगर ऐसा ना भी होता तब भी यह आदमी इतना चलता पुरजा है कि इसी तरह ऐश कर रहा होता। ये इसका होम सिटी भी है। यहाँ वैसे भी इसके जानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सनतकारों में भी खासा असर रसूख है उसका। ये बहुत सोशल है। उसके PA ने उसे मज़ीद मालूमात दी। बस अब तुम जाओ, उमर ने उसे जाने के लिए कहा। PA अभी कमरे से निकला ही था जब ऑपरेटर ने उसे कर्नल हमीद के एक बार फिर ऑनलाइन होने के बारे में बताया। तुमने पता करवाया है मेरे बेटे का? कर्नल हमीद ने उमर की आवाज़ सुनते ही कहा। तुम्हारे बेटे के खिलाफ 4 इल्ज़ामात के तहत FIR दर्ज हुई है। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने का इल्ज़ाम, एक आदमी को अपनी गाड़ी से ज़ख्मी करने और मौके वारदात से फ़रार होने का इल्ज़ाम, शराब पीकर गाड़ी चलाने का इल्ज़ाम और पुलिस के एहलकारों को गालियाँ देने और उनके साथ बदतमीज़ी का इल्ज़ाम। बेहतर है तुम किसी वकील का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि उसकी रिहाई किसी वकील के बगैर मुमकिन नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था। उस ज़ख्मी के रिश्तेदारों के और पुलिस के मुताबिक गाड़ी में उस वक्त तुम्हारे बेटे के अलावा और कोई नहीं था। वो लोग बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कर्नल हमीद घबराया। मान लिया, मगर उसके चेकअप के बाद रिपोर्ट के मुताबिक वो नशे की आदत में था। ये झूठ नहीं हो सकता। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरे बेटे ने शराब पी है। तुम लोग ये सब उसे और मुझे फांसने और ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हो। कर्नल हमीद उसकी बात पर और मुश्तिल हुआ। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उसे रिहा कर दो। मैं किसी सूरत उसे नहीं छोड़ सकता, ख़ास तौर पर उस सूरत में जब उस पर इतने संगीन इल्ज़ामात हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम किसी वकील का बंदोबस्त करो उसके लिए। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो मैं किसी और के ज़रिए उसे छुड़वा लूँगा। मैं अपने बेटे को पुलिस स्टेशन में रात गुजारने नहीं दूँगा। कर्नल हमीद ने उसे धमकाया। मैं देखूँगा कि तुम्हारा बेटा पुलिस स्टेशन के लॉकअप से किसी वकील की मदद के बगैर कैसे बाहर आता है। उमर जहांगीर ने दूसरी तरफ से लाइन को डिस्कनेक्ट होते सुना। कुछ देर रिसीवर हाथ में पकड़े वो इस मुसीबत के बारे में सोचता रहा जो उसने मोल ली थी। उसे कर्नल हमीद के अगले इक़दाम के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था। वो आर्मी मॉनिटरिंग टीम से रब्ता करेगा या फिर कोई और दरवाज़ा खटखटाएगा, उसको उसके बारे में यकीन नहीं था। मगर उसे इस बारे में पूरा यकीन था कि उसे अनकरीब हेडक्वार्टर में एक और पेशी के लिए हाजिर होना था और वो उस पेशी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। अगर कर्नल हमीद उसके साथ इस लहजे में बात ना करता जिस लहजे में उसने की थी, तो उमर यकीनन इस मामले को दूसरे तरीके से ही हैंडल करता। वो पूरी कोशिश करता कि उसका बेटा इस मामले से बरी हो जाए। मगर ये कर्नल हमीद का तहकमाना अंदाज़ था जिसने उसे मुश्तिल कर दिया था। कर्नल हमीद से गुफ्तगू करने के बाद वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। शाम के करीब वो ऑफिस से निकलने वाला था जब इंस्पेक्टर आतिफ़ की कॉल उसे मौसूल हुई थी। हाँ आतिफ़, क्या बात है? उसे अंदाज़ा था कि उसने उमर को फ़ोन कर्नल हमीद के बेटे के लिए ही किया होगा। मैंने कर्नल हमीद के बेटे को छोड़ दिया है। दूसरी तरफ से आतिफ़ के जुमले पर उमर एकदम भड़क उठा। किसके कहने पर छोड़ा है तुमने उसे? जब मैंने तुमसे कहा था कि उसे अपनी कस्टडी में रखो तो फिर तुमने उसे क्यों छोड़ा? उमर ने तेज़ आवाज़ में उसे झिड़कते हुए कहा। सर मैं मजबूर था। कर्नल हमीद यहाँ आए थे और उमर ने उसकी बात काट दी। वो आया था तो फिर तुम उसके मतहत हो या मेरे? उसके अंडर काम करते हो या मेरे? उस जुमले पर उमर के इश्तियाल में और इजाफा हुआ। सर IG साहब ने फ़ोन किया था और मुझे उसे छोड़ने के लिए कहा था। उमर ने बेख्तियार अपने होंठ भींच लिए। सर यहाँ पुलिस स्टेशन पर बड़ा हंगामा हुआ, आतिफ़ ने बात जारी रखते हुए कहा। उस आदमी के रिश्तेदारों के सामने कर्नल हमीद आया और फिर IG साहब का फ़ोन आया और हमें उनके बेटे को छोड़ना पड़ा।
उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कर्नल हमीद की सरकारी गाड़ी पर बहुत ज़्यादा पथराव किया। मैंने बामुश्किल उन्हें यहाँ से बाहिफाजत निकाला। उन लोगों ने पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया। उनके साथ बहुत ज़्यादा लोग थे। वो आदमी दरअसल हॉस्पिटल में मर गया है और उसके रिश्तेदार कह रहे हैं कि वो उसकी लाश तब तक दफन नहीं करेंगे जब तक हम कर्नल हमीद के बेटे को पकड़कर उस पर केस नहीं चलाते। ये सब तुम मुझे बताने की बजाय आज जी को फ़ोन करके बताओ, वो तुम्हें इस मामले में बेहतर गाइड कर सकते हैं। उमर ने सर्द मोहरी से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करके वो कुछ देर गुस्से से खौलता रहा, फिर सर झटक कर उठा, अपने ऑफिस से निकल गया। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।